यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गैस आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे बेसिकली अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और चैप्टर नंबर 1 से पहले हम लोगों ने लीगल एस्पेक्ट का पूरा जो है वो देखा था कि इसके अंदर कैसे कैसे एक्ट कैसे बनता है। ओके, लीगल एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या हुई वो सब हमने देखा, लॉ कैसे बनता है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं अपने एलिमेंट्री लेक्चर में। तो जो पहला लेक्चर मैंने आपको बना के दिया था, इसका जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर लॉ जो है वो फ्रेम किया जाता है। ओके, और अपना जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का जो सिलेबस है वो क्या है वो हमने सब कुछ देख लिया। अब आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले अपने जो बुक है, दैट इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का जो बुक आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कब आया, ठीक है, कितने इसके अंदर टोटल सेक्शन है, कितने चैप्टर्स में ये जो एक्ट है वो डिवाइडेड है। ओके, अपने को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। दूसरा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 3 वर्ड से मिलकर बना, इंडियन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा एक्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, प्रोमिस क्या होता है, प्रोमिस करने वाला बंदा प्रोमिसर, जिसके साथ प्रोमिस किया गया उसको बोलते हैं प्रोमिसी, ये क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, एक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, वॉइड, वॉइडेबल, टेसिट, एक्सप्रेस, ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो एलिमेंट्री लेक्चर है इस चैप्टर को लेकर के, क्योंकि इस लेक्चर में हम काफी सारी ऐसी बेसिक चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद फिर अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है उनको हम स्टार्ट करेंगे, लाइक बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, ठीक है, ये सब हम शुरू करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करो उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको जो है पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपने एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स से पेपर दे सकते हैं, अगर आपने एमबीए किया है तो आप मैनेजमेंट के कोड 17 से एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो हम दोनों की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हम जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहला तो डिटेल जो स्टडी मैट है वो मिलेगा, हर यूनिट की सेपरेट बुक हमने बना रखी है, लाइक दिस। जैसे अभी हम यूनिट 9 पढ़ रहे हैं तो ये हमारा यूनिट 9 का बुक है। ओके, ये सिंगल बुक जो है इसमें यूनिट 9 का पूरा टॉपिक आ गया। ओके, इस तरीके से पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में 10 यूनिट है, तो आपको टोटल 20 बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस आपको जो है वो इन जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करवाया उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाइक दिस, ये सब आपको मिलेगा। प्लस हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो मिलेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको जो अवेलेबल करवाए जाएंगे, और जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस के ऊपर आएगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर दिया, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है ना जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, अपनी रूटीन लाइफ को आप याद करो, ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार जो है बैक फ्लैश में जाइए और आप देखो, आज सुबह आप उठ के आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आया, ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर लिया। ओके, और आपने मान लो इमीडिएट आपने पेमेंट कर दिया, मान लो आपने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जो है वो लिया और बदले में 5 रुपए उसको जो है वो क्या कर दिया, पे कर दिया। ओके, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप कैसे, आप घर पे नहीं थे, मान लो आप बाहर थे, आपका चाय पीने का मन किया, आप गए और चाय वाले के पास में गए, ठीक है, चाय के खोखे पे या ठेले पे गए और वहां पे जाके आपने बोला कि भैया चाय बनाना, उसने आपको चाय बना के दिया, आपने उसको 10 का नोट दे दिया, या मान लो 20 रुपए की चाय थी, आपने 20 रुपए उसको दे दिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आप वो चाय के ठेले से जो है वो आपने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं, ऑटो में चलते हैं, तो आपने ऑटो वाले को बोला कि भैया मेरे को मेरे घर तक छोड़ देना, ये लो 20 रुपए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। रास्ते में आपको सब्जी वाला मिला और आप वहां पे रुक गए और आपने जो है वो ये बोला कि भैया आलू कैसे दिए, वो एग्जांपल मान लो वो बोला 50 रुपए किलो, आपने उसको 50 का नोट दिया, उसने आपको 1 किलो आलू दे दिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप घर पे गए, घर के बाहर आपके वॉचमैन था, वॉचमैन ने आपको जो सैल्यूट किया, सलाम किया, और आप जो है वो अंदर चले गए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने वॉचमैन को रखा हुआ है ना, और बदले में उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, ये भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब हम रूटीन लाइफ की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आप मतलब रियल लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो हर चीज में आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। हम डेली पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने मुझे पेमेंट किया और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आपने मुझे पेमेंट किया, मैंने आपको एक किताबें दे दी, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। आपने मुझे पेमेंट किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो रूटीन लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो है वो वाक्य आते हैं हमारे सामने जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या आपका इनबिल्ट होता है। हाँ, बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल नेचर के होते हैं, जो फॉर्मल नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट है वो जनरली कैसे होते हैं, फॉर्मल। लेकिन रूटीन लाइफ में भी कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन वो जनरली कैसे होते हैं, इनफॉर्मल। हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत जो है पहले एक बार समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके लिए थोड़ा बेस समझते हैं। देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है यहां पे, ये जो भी लिखा है इसका पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम अपने एप्लीकेशन के ऊपर ही। ओके, एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वी एंटर इनटू द कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप सो फ्रीक्वेंटली इन आवर डे टू डे लाइफ। रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग जो है वो क्या कॉन्टैक्ट के अंदर एंगेज होते हैं दूसरे लोगों के साथ में। दैट द टर्म कॉन्ट्रैक्ट सीम टू हैव बीन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जो कॉन्टैक्ट टर्म है ना वो हमारी लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप जीवन व्यतीत करोगे तो आप बट नेचुरल कि लोगों के संपर्क में आओगे और उनके साथ में जो भी आपका लेन देन होगा वो सब पार्ट है किसका, कॉन्टैक्ट का। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, वी इनकर ए कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन ईच टाइम वी परचेज ग्रोसरी। जब कभी भी आप मार्केट से ग्रोसरी परचेज करो, वेजिटेबल ले रहे हो, किराने का सामान ले रहे हो, तो ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट है। जब कभी आप टीवी परचेज कर रहे हो या आपका टीवी खराब का उसकी रिपेयर के लिए गए हो, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट। आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, इंश्योरेंस सर्विस आपने लिया या आपने कैब को हायर किया और इवन कंसल्ट ए डॉक्टर, ये भी क्या है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड इनटू इनफॉर्मली। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एंटर्ड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, इनफॉर्मली होते हैं और हम उनके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। जबकि अगर बात करें किसका, बिजनेस का, इन बिजनेस द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप is that a contract because business basically comprise buying and selling of goods or service। बिजनेस में बेसिकली क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस एंड द सेल और परचेज ऑफ एनीथिंग कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप कोई भी चीज को परचेज करते हो, कोई भी चीज का सेल करते हो, तो ये भी पार्ट है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपको हर जगह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तो बट नेचुरल है कल को सेल परचेज के अंदर अगर कोई भी पंगा पड़ता है तो उसके लिए जो है कोई कानून होना चाहिए ताकि उस पंगे का सुलझारा करवाया जा सके। देखो जब कभी भी लॉ बनता है तो लॉ किस लिए बनता है, लॉ बनता है कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, कोई भी गलत काम को रोकने के लिए। बेसिकली कानून का जो मेन काम है वो क्या है कि कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी इमोरल एक्टिविटी जो है वो अराइज ना हो। तो इमोरल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या होता है, लॉ बनता है। ओके, तो उसी तरीके से अगर मान लो कभी भी आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट किया, सेल परचेज का कोई भी कॉन्टैक्ट हुआ, तो उस सेल परचेज के कॉन्टैक्ट में कोई भी इमोरल एक्टिविटी ना हो, परचेजर जो है वो सेलर के साथ में कोई भी इमोरल एक्टिविटी ना करे या सेलर जो है परचेजर के साथ में कोई भी इमोरल एक्टिविटी ना करे, तो उसके लिए क्या होता है, लॉ बनाया जाता है ताकि कोई भी अगर कल को पंगा पड़ता है तो उसका सुलझारा किया जा सके। ओके, तो अब जैसे आपने ये देखा कि रियल लाइफ के अंदर कितने सारी चीजें हो रही हैं और ये सब पार्ट है किसका, कॉन्टैक्ट का। तो रियल लाइफ में जब ये सब चीजें होती हैं तो बट नेचुरली कई बार जो है वो दिक्कत भी आती है। ओके, तो उस दिक्कत का निपटारा करने के लिए अपने इंडिया के अंदर एक कानून जो है वो बनाया गया, उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आजादी से पहले की बात है, अंग्रेजों ने जो है 1872 के अंदर एक कानून जो पास किया था जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आज भी अपने इंडिया के अंदर जो प्रिवेल करता है। तो अगर देश के अंदर अगर कोई भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल या परचेज को लेकर के अगर कोई भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गुड्स को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के अगर कोई भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ इंडिया के अंदर पारित किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहां क्या लिखा है, द लॉ, वो कानून जो रिलेटेड है किससे, कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सन 1872 के अंदर जो है 1 सितंबर 1872 को अंग्रेजों ने एक एक्ट जो है वो पास किया जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया में जितने भी एक्ट है ना, मेजॉरिटी ऑफ द एक्ट वो बेस्ड है किस पे, इंग्लिश लॉ पे, क्योंकि यहां पे कौन थे, अंग्रेज, उन्होंने राज किया। और जब अंग्रेज यहां पे थे तो बट नेचुरल है वो इंडिया के लिए जब कोई भी कानून बनाना होता था ना, तो वो क्या करते थे, वो देखते थे इंग्लैंड में कानून कैसे है और इंग्लैंड वाले कानून को ही यहां पे थोप देते थे। तो आप देखोगे ना, आजादी से पहले के जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, वो सारे के सारे जो एक्ट है वो इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो उसी तरीके से जब ये एक्ट बना, उस टाइम देश आजाद था या गुलाम था, उस टाइम देश जो है वो गुलाम था। तो यहां पे राज कौन कर रहा था, अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने जब इस एक्ट को बनाया तो वो बोले यार क्यों दिमाग लगाना है, वैसे तो एक्ट बनना चाहिए था इंडियन एनवायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सोचा यार क्यों दिमाग लगाना है,
इंग्लैंड में देखो एक्ट कैसा है, तो वहां पे देखा गया कि वहां पे एक इंग्लिश एक्ट चलता था जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बनाया गया था। तो वो बोले ऐसा ही एक्ट जो है हम इंडिया के लिए जो बना देते हैं सेम लेवल पे, और उसको यहां पे क्या करते हैं, पारित कर देते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बेस्ड है किसके ऊपर, आइए पढ़ते हैं। दिस एक्ट, ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इंग्लिश कॉमन लॉ पे। किस पे, इंग्लिश कॉमन लॉ पे। और ये कब आया, 1 सितंबर 1872 को फोर्स के अंदर आ गया था, और ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर आज की डेट में जो है वो क्या एप्लीकेबल है। तो आज की डेट में अगर पूरे भारत में इंक्लूडिंग J&K अगर आप कोई भी जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान देना, अगर आज की डेट में पूरे भारत में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे के अंदर आता है, और उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है जी। अगर बात करेंगे इस एक्ट की, तो इस एक्ट में टोटल मिला के जो है वो 266 सेक्शन है, जो आपको याद करके जाना पड़ेगा। टोटल मिला के इसके अंदर सेक्शन है वो कितने, 266, और इस एक्ट में टोटल मिला के 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर हैं और साथ में जो कितने सेक्शन है, इसमें 266 सेक्शन है। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब बात ये आ रही है, देखो अपने यहां पे ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंडियन, ध्यान देना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये एक क्या है, एक्ट है। एक्ट है मतलब ये बेसिकली क्या है, एक लॉ है, एक कानून है। ओके, अब ये कानून किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। तो इंडिया मतलब भारतीय, और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया तो अपने को समझ में आ जाएगा कि इंडिया में अगर कोई भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए एक कानून जो है वो बनाया गया है, उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ध्यान से सुनना, इंडिया में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने एक एक्ट पारित किया हुआ है जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा यहां पे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म जो है वो क्या होती है, थोड़ा इसको समझा जाए एक बार। ओके, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी बुक निकाल लो और बुक के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आ जाओ। वहां पे आपको ना यहां से इस तरीके से देखने को मिलेगा, प्रोपोजल, प्रोमिस, प्रोमिजर, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये सब। ठीक है, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो अपने को क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट। अपने को पहले पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ओके, आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा किसको, एग्रीमेंट को। किसको पढ़ना पड़ेगा, एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा पहले किसको, प्रोमिस को। और प्रोमिस को पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा किसको, प्रोपोजल को या फिर ऑफर को। ठीक है, आपने दूसरे पर्सन को कोई ऑफर किया, अगर वो ऑफर सिलेक्ट हो जाता है तो वो बन जाएगा क्या, प्रॉमिस। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। अगर आपने दूसरे पर्सन को कोई ऑफर किया और दूसरे पर्सन ने उस ऑफर को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो वो जो ऑफर आपने दिया था वो बन जाएगा क्या, प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस के साथ में कोई भी कंसीडरेशन आता है, ठीक है, तो वो बन जाएगा क्या, एग्रीमेंट। मतलब आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं भी उसके बदले में आपको कुछ, जैसे एग्जांपल आपने मुझे बोला कि ये मान लो, या हमारा कॉन्टेक्ट हुआ और मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको ये आईफोन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आप बोले कितने का, तो मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए का ये फोन आपको दूंगा। ओके, तो मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको ये 1 लाख रुपए का फोन दे रहा हूं। ठीक है, आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप मैंने क्या किया, आपको ऑफर दिया, ठीक है, तो वो जो ऑफर है उसको बोलते हैं प्रपोजल। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको ये फोन जो है वो दूंगा 1 लाख रुपए का, तो ये मेरी तरफ से क्या गया, प्रपोजल गया। आप अगर इस प्रपोजल को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसके ऊपर अपनी सहमति दे देते हो, तो ये जो ऑफर मैंने आपको दिया था, दिस ऑफर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉमिस। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कल को अगर आप मुझे ये बोल दो कि ठीक है मैं आपको बदले में 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, तो मुझे इस फोन के बदले में क्या मिल रहा है, 1 लाख रुपए मिल रहा है। दिस इज द कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन। तो अगर प्रॉमिस के बदले में कंसीडरेशन मिलता है, बेसिकली अगर म्यूचुअलिटी हो जाती है, या आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि ठीक है आप मुझे आईफोन दो और मैं आपको बदले में क्या दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये बन जाएगा क्या, एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और अगर इस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अगर इस एग्रीमेंट को आप एनफोर्स करवा सकते हैं लॉ के द्वारा, तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो पहले अगर हमको तो अभी क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट। अपने को ये पढ़ना है भाई ये क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट को समझने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा प्रॉमिस को, और प्रॉमिस को समझने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा किसको, ऑफर को। अगर ये चीज समझ आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो अपना चैप्टर जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या है आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे है प्रोपोजल।
कि प्रपोजल क्या होता है, ये प्रपोजल को हम लोग जो वो ऑफर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में क्या करता है, उसको ये बोलता है, प्रपोज करता है कि मैं आपके लिए कोई काम करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो मैंने आपको क्या दिया, प्रपोजल दिया। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, तो अगर मैं अपनी विलिंगनेस शो करता हूं कि मैं आपके लिए कोई काम करने के लिए रेडी हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रपोजल। क्या बोलते हैं, प्रपोजल। अगर मैंने कोई काम करना था और मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं आपके लिए वो काम नहीं करूंगा, तो इसको भी बोलते हैं क्या, प्रपोजल। मुझे कोई काम करना था, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूं ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो काम मुझे करना है वो मैं काम नहीं करूंगा आपके लिए, ये भी क्या है, प्रपोजल। ये भी क्या है, प्रपोजल। ठीक है, तो प्रपोजल का मतलब जो हो क्या, ए पर्सन इज सेड टू मेक ए प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस। एक पर्सन जो है, हम कब मानेंगे दूसरे, एक पर्सन ने प्रपोजल दिया जब वो क्या करता है, सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस टू डू। वो अपना क्या वो सिग्निफाई कर रहा है अपनी विलिंगनेस, वो ये शो कर रहा है कि मैं आपके लिए कोई काम करने के लिए क्या हूं, रेडी हूं। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या मुझे कोई काम करना था लेकिन मैं आपके लिए वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, प्रपोजल विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। और ये प्रपोजल क्यों दिया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है दूसरे पर्सन की सहमति लेने के लिए, with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रपोजल। एग्जांपल, ए एक पर्सन है, उसने ऑफर किया कि वो गाड़ी बेचेगा किसको, बी को, किसके बदले में, प्राइस के बदले में। तो ए ने ऑफर किया कि वो गाड़ी बेचना चाहता है बी को प्राइस के बदले में, तो यहां पे ए जो है उसको बोलेंगे प्रोमिसर, और ए ने जो ऑफर किया इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रपोजल। क्या बोलेंगे, प्रपोजल। तो प्रपोजल का मतलब पहली बात क्या हो गया, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस शो करता है, वो ये दर्शाता है कि मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आप अगर चाहो तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रपोजल। क्या बोलेंगे, प्रपोजल। या मैंने कोई काम करना था लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए वो काम नहीं करूंगा, वैसे तो वो काम करना है, किसी पर्सन के लिए मुझे कोई काम करना था, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए, तो अगर आप चाहो तो फिर मैं जो काम मुझे करना था वो मैं नहीं करूंगा, ये भी क्या है, प्रपोजल है। ये भी क्या है, प्रपोजल है। ठीक है, तो प्रपोजल जो है वो क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने जो है वो क्या करता है, अपने विलिंगनेस शो करता है कोई काम करने की या कोई काम ना करने की, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रपोजल। क्या बोलेंगे, प्रपोजल। जब ये जो प्रपोजल दिया ये दूसरा पर्सन क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये बन जाएगा प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू हुम, जिसके साथ में प्रपोजल दिया गया, जिसको ऑफर दिया गया, when the person to whom a proposal is made signify his assent, वो अगर क्या कर दे, अपनी एसेंट, अपनी सहमति शो कर दे, सिग्निफाई कर दे, बोले तो शो कर दे। क्या कर दे, शो कर दे, क्या, अपनी एसेंट। एसेंट का मतलब क्या, सहमति, अपनी विलिंगनेस। वो ये बोलते कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको फोन दूंगा, आप बोले ठीक है, आपने अपनी क्या शो कर दिया, एसेंट शो कर दिया, आपने अपनी सहमति दे दी। तो ये जो प्रपोजल मैंने आपको दिया था, ये जो ऑफर मैंने आपको दिया था, ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू हुम ए प्रपोजल इज मेड, जिसके साथ प्रपोजल किया गया वो क्या कर दे, सिग्निफाई कर दे अपनी एसेंट। ठीक है, देयर टू, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जैसे ए ने ऑफर दिया था बी को कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा, तो यहां पे ए कौन था, प्रोमिसर, और बी अगर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है मुझे गाड़ी बेच देना, तो बी बन गया यहां पे प्रोमिसी। बी क्या बन गया, प्रोमिसी, जिसने अपनी क्या दे दिया, सहमति दे दी है कि हाँ, ए को सहमति दे दी है कि तुम मुझे अपनी गाड़ी बेच देना, तो उसको बोलते हैं। तो जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। व्हेन ए प्रपोजल इज बीइंग एक्सेप्टेड, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। तो व्हेन द पर्सन टू हुम ए प्रपोजल इज मेड, वो सिग्निफाई करता है अपनी एसेंट, अपनी सहमति प्रोवाइड करता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब कभी भी कोई प्रपोजल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। एग्जांपल, जैसे ए प्रॉमिस इज एक्सेप्टेड, एक प्रॉमिस जो है अगर वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, मतलब प्रॉमिस जो है वो क्या, एक्सेप्टेड ऑफर होता है। जो प्रॉमिस है वो क्या होता है, एक्सेप्टेड ऑफर। एक ऑफर अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। एग्जांपल, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, आप ए ने यहां पे क्या किया था, ऑफर किया था कि मैं सेल करूंगा कार बी को। ठीक है, तो ये तो क्या था, ऑफर था। अगर बी इस ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो बी अगर ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ये जो ऑफर है ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। देन इट हैज बिकम ए प्रॉमिस। ओके, फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये क्या होते हैं, जब दो लोग एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अभी आगे बढ़ेंगे। अब प्रपोजल देने वाला बंदा, ऑफर फर्स्ट टाइम ऑफर करने वाला बंदा, उसको बोलते हैं प्रोमिसर, और जो अपने सहमति देता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी।
जो अपने सहमति देता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको ये फोन 50,000 में देने के लिए विलिंग हूं, तो आई एम द प्रोमिसर। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सर आप मुझे 50,000 में फोन दे देना, तो आप बन गए प्रोमिसी। आप कौन बन गए? प्रोमिसी। तो प्रोमिसर कौन होता है? प्रपोजल देने वाला बंदा, ऑफर करने वाले बंदे को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोमिसर। और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। तो क्या बोलते हैं? द पर्सन मेकिंग द प्रोमिस, वो पर्सन जो प्रोमिस करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोमिसी। अब एक वर्ड आएगा कंसीडरेशन, कि सर ये कंसीडरेशन जो है ये क्या होता है? आप समझना, मैंने आपको, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना फोन देने के लिए तैयार हूं 50,000 रुपए का। ये मेरा ऑफर हो गया, प्रपोजल हो गया। आपने बोला ठीक है दे देना, ये क्या हो गया? ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या बन गया? प्रोमिस। और आपने बोला ठीक है आप मुझे फोन दे देना और मैं आपको बदले में 50,000 रुपए दे दूंगा, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक मैंने आपके साथ किया, मतलब एक मैंने आपको ऑफर दिया, एक आपने मुझे ऑफर दे दिया और मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है 50,000 रुपए में मैं आपको ये दे दूंगा, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या है? जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसके बदले में कोई चीज, कोई काम करने के लिए तैयार होता है, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन। जैसे मैंने आपको फोन दिया और आपने बदले में मुझे 50,000 दे दिए, तो इसको बोलेंगे कंसीडरेशन। मैंने आपको अपना फोन दिया और आपने बदले में जो है मुझे कोई एग्जांपल मान लो मुझे पेन ड्राइव दे दी, तो ये क्या है? कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन कोई काम करता है डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिस करता है कि वो कोई काम करेगा या कोई काम नहीं करेगा, समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज नोन एज द कंसीडरेशन फॉर द प्रोमिस। तो अगर ए बोला कि मैं आपको अपना क्या दूंगा? फोन दूंगा, किसको? बी को, और बी बोले ठीक है मैं बदले में आपको क्या दूंगा? 50,000 रुपए दूंगा, तो ये इसको बोलते हैं, ये 50,000 रुपीज जो है दिस इज नोन एज द कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन। बोलो समझ में आया क्या? बोलो जी सर। तो ये क्या हो गया? कंसीडरेशन। ओके। अब अगर ध्यान से समझना, हर वो प्रोमिस जिसके बदले में कंसीडरेशन है, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। मैंने आपको, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया प्रोमिस। ये क्या बन गया? प्रोमिस। मैंने आपको ऑफर दिया, अगर ऑफर सिलेक्ट हो जाएगा तो वो क्या बन गया? प्रोमिस बन गया। ठीक है, मैं ऑफर देने वाला प्रोमिसर, आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप हो गए प्रोमिसी। अब अगर आप बदले में मुझे कंसीडरेशन देते हो, मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया और बदले में मुझे कोई कंसीडरेशन मिल गया, तो वो कंसीडरेशन जब मिल जाएगा ना, तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है? म्यूचुअलिटी जब आ जाती है, मैं आपको फोन दूंगा, आप बदले में 50,000 रुपए दोगे, दिस इज नोन एज द एग्रीमेंट। म्यूचुअलिटी जो है वो बेस है किसका? एग्रीमेंट का। समझते हैं? एवरी प्रोमिस, हर वो प्रोमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, हर वो प्रोमिस जिसके बदले में कुछ ना कुछ क्या है? कंसीडरेशन है एक दूसरे के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ सेट है दो प्रोमिस का। एक प्रोमिस तो मैंने आपके साथ किया कि मैं आपको फोन दूंगा, और एक प्रोमिस आपने मेरे साथ किया और आपने बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। तो ये जो दो जो प्रोमिस है, इनका जो सेट, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ टू प्रोमिस। एक तो हुआ कहां से? एक तो जो प्रॉमिस किया गया वो किसने किया? ऑफरर ने। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया और एक प्रॉमिस किया आपने मेरे साथ। ठीक है, तो वन फ्लोइंग फ्रॉम द ऑफरर एंड द अदर फ्रॉम द एक्सेप्टर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बोलो जी सर। तो ये होता है क्या? एग्रीमेंट। तो अगर कोई भी जो आपका प्रपोजल है, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बदले में आपने भी मेरे साथ जो है वो मेरे को एक प्रपोजल दे दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो दो सेट ऑफ प्रॉमिस है ना, इनको बोलते हैं हम लोग क्या? एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। ओके जी सर। और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो वो क्या होता है? अब कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसके लिए आप दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हो? बाउंड कर सकते हो कि आपको ये चीज पूरी करनी है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको ये फोन दूंगा 50,000 रुपए का, और आपने बोला ठीक है सर आप मुझे 50,000 रुपए का ये फोन दे देना, तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कल को अगर मैं आपको ये फोन देता हूं, ध्यान से सुनना, कल को अगर मैं आपको ये फोन देता हूं और अगर आप पैसा नहीं देते, तो मैं आपको बाउंड कर सकता हूं। मैं आपको बाउंड कर सकता हूं। क्या बाउंड कर सकता हूं? कि मुझे इसके 50,000 रुपए दो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्ट्रैक्ट।
तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, जो जिसके लिए मैं आपको कोर्ट में गिल्टी प्रूव कर सकता हूं, जिसके लिए मैं आपको बाउंड कर सकता हूं कि आप मुझे पैसे दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें हैं, एक तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, प्लस वो एनफोर्सेबल होना चाहिए बाय लॉ, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, कॉन्ट्रैक्ट। आइए पढ़ते हैं। एनफोर्सेबल का मतलब क्या, टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो एग्रीमेंट है मस्ट हैव एन अकॉम्पनिंग लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसका मतलब क्या कि जो एग्रीमेंट है उसके साथ में कोई लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। इसका मतलब इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज ओनली दोज एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच लीगल एक्शन, वही एग्रीमेंट जिसके एवज में लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, वही सिर्फ क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, वही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा इस तरीके से समझिएगा। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ने मेरे को बोला कि अगर तू +2 में, ध्यान से सुनना, अगर तू +2 में 80% मार्क्स ले आया तो मैं तुझे जो है वो बाइक लेके दूंगा, पल्सर बाइक लेके दूंगा। उस टाइम पल्सर बहुत चलती थी। तो मेरे फादर ने मेरे से एक जो है वो कॉन्टेक्ट किया, मतलब मेरे फादर ने मेरे साथ जो है, मेरे फादर ने मेरे को प्रपोजल दिया, अगर तू 12th में 80% मार्क्स ले आया तो मैं तुझे क्या दूंगा, पल्सर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर 80% ले आया तो आप मुझे पल्सर दोगे। हम दोनों के बीच में क्या हो गया, हम दोनों के बीच में मेरे पापा ने मेरे को प्रपोजल दिया, मैंने मेरे पापा को दे दिया, ठीक है। मान लो मैंने मेरे पापा को बोला कि अगर मैं 80% मार्क्स ले तो मेरे को पल्सर ले दोगे, मेरे पापा बोले ठीक है, अगर तू 80% मार्क्स ले तो मैं तेरे को पल्सर ले दूंगा, ठीक है। पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में रिजल्ट आया और मेरे जो है वो 85% मार्क्स आ गए। अब लेकिन मेरे पापा जो है मना कर गए, बोले नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या अभी नहीं, तो कॉलेज में एडमिशन ले ले, मैं तेरे को सेकंड ईयर में दिलवा दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मैं मेरे फादर पे केस कर सकता हूं? पहले ये बताओ, क्या मैं कोर्ट में जाके ये बोलूंगा मेरे फादर के बदले में, मेरे फादर के लिए, कि भाई मेरे पापा ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि अगर तू 12वीं के अंदर जो है वो 80% मार्क्स ले आएगा तो मैं तेरे को क्या ले दूंगा, बाइक लेके दूंगा, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं, तो क्या ये जो एग्रीमेंट हुआ, क्या ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है? क्या कोर्ट मेरे पापा को जो है वो गिल्टी ठहरा सकता है? क्या कोर्ट मेरे पापा को बाउंड कर सकता है कि चलो अपने लड़के को बाइक लेके दो? नहीं। तो इसका मतलब क्या, एग्रीमेंट तो हुआ था, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ वही एग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल है, जिसमें आप दूसरे पर्सन को बाउंड कर सकते हो, सिर्फ वही जो है वो क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सिर्फ वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, जिसमें आप दूसरे पर्सन को बाउंड कर सकते हो, वही सिर्फ जो एग्रीमेंट है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो आइए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वो क्या, टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको जो वो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एग्रीमेंट मस्ट हैव अकॉम्पनिंग, एग्रीमेंट के साथ में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट जुड़ा होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन से, कि आपके लीगल ऑब्लिगेशन होने चाहिए कि आपको ये काम लीगली पूरा करके देना पड़ेगा। जैसे अपने केस में हुआ था क्या, कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये फोन दे रहा हूं और आप बदले में 50,000 रुपए देना, मैंने आपको फोन दे दिया, लेकिन आपने 50,000 रुपए अगर मेरे को नहीं दिए तो अब मैं आपको बाउंड कर सकता हूं क्या, कि मुझे इस फोन के क्या दो, 50,000 रुपए दो। मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकता हूं कि मुझे इस फोन के क्या दो, 50,000 रुपए दो। दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एग्जांपल लिए, दोनों के थ्रू बताता हूं। अब पहले लेकिन यहां पे क्या लिखा है, ओनली दोज एग्रीमेंट, सिर्फ वो एग्रीमेंट जिनके बदले में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इट कैन बी बोट इन रिगार्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल मैंने यहां पे दो लिए। पहले एग्जांपल तो है वो अपना वाला, क्या, एक फादर ने प्रॉमिस किया कि टू बाय हिज सन एन एक्सपेंसिव वॉच इफ यू टॉप इन एग्जाम। फादर ने बोला कि अगर तू एग्जाम में टॉप करेगा तो तेरे को महंगी घड़ी लेके दूंगा। मान लो उन्होंने बोल दिया मैं तेरे को रोलेक्स लेके दूंगा, ठीक है, बट इवेंचुअली फेल, लेकिन बच्चा तो अच्छे नंबर ले आया, बच्चे ने टॉप भी कर लिया, लेकिन फादर इवेंचुअली क्या हो गया, फेल हो गए टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। फादर ने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा अपने पापा के खिलाफ केस कर सकता है? इन दिस केस ही कैन नॉट बी सू बाय द सन, तो पापा के ऊपर जो है बच्चा केस नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच एन ऑफर इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। जब ऑफर दिया गया तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं की गई थी। तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट तो है, ये एग्रीमेंट तो है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी एग्रीमेंट होते सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वही एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं वही क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अब जैसे दूसरे केस में, इन केस ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हुआ, इन केस ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट
यूजुअल प्रिजम्पशन क्या होती है? इज दैट द पार्टी इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। दस कोई भी एग्रीमेंट टू सेल सर्टेन गुड्स एट एन एग्रीड प्राइस constitute a contract as it give rise to the legal enforceably obligation in the event of default। जब कभी भी क्या डिफॉल्ट हो गया, एक पार्टी ने दूसरी के साथ में क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया ऑन द पार्ट ऑफ ईदर पार्टी, तो उसके खिलाफ, उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कोर्ट में एक्शन लिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपके साथ ये एग्रीमेंट किया कि मैं आपको ये फोन दूंगा और आप बोले ठीक है मैं इसके बदले 50,000 रुपए दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया, ठीक है। अब ये क्योंकि आपने क्या बोला कि ठीक है मैं बदले में 50,000 रुपए दूंगा, तो अपना क्या कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। क्योंकि कल को अगर मैंने आपको फोन दे दिया, अब मैं आपको बाउंड कर सकता हूं, मैं कोर्ट में जा सकता हूं और आपको बाउंड कर सकता हूं कि मुझे इसके बदले में क्या दो? 50,000 रुपए दो। तो ये क्या बनेगा? दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एग्रीमेंट है ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो सारे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है, जिसको कोर्ट में हम लोग, जिसको कोर्ट के माध्यम से हम लोग क्या बाउंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ये तीन अलग अलग टर्म आ रही है यहां पे, वॉइडेबल, वॉइड और वॉइड एग्रीमेंट, और एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको आगे वाला टॉपिक ये पूरा डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, अभी एक बार के लिए इसको स्किप कर दो। अब यहां पे आओ। अच्छा, अभी आपको क्या एक बात समझ में आई कि एग्रीमेंट और ये है कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये बताओ किसका दायरा बड़ा और किसका दायरा छोटा है? पहले ये बताओ, एग्रीमेंट अगर 100 है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने हो सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ। सर कॉन्ट्रैक्ट 100 भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ हैं वही बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? क्या नहीं। तो अगर मान लो एक एग्जांपल में लेके चलता हूं, अगर मान लो टोटल एग्रीमेंट जो है वो हुए कितने 100, और उनमें से एनफोर्सिबल बाय लॉ जो है वो 70 है, और 30 ऐसे एग्रीमेंट है विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कितने बने? तो कॉन्ट्रैक्ट हुए ओनली 70 ही। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वो सब एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, वही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल, वो सारे एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो वो आपके एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ओके जी, अब आओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सारे एग्रीमेंट होंगे, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपको मैंने यहां बताया, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये सारे एग्रीमेंट तो होंगे, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट का दायरा बहुत बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट उसका एक पार्ट है। तो क्या बोलते हैं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब क्या है? एग्रीमेंट है। बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट हो प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो। 10 फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड फर्स्ट बी एन एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे एग्रीमेंट जिससे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, जैसे पापा वाले केस के अंदर, ठीक है, तो वहां कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, पापा के लिए धक्का नहीं है कि पापा को बाइक लेके देनी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जांपल जैसे यहां पे लिया, ए ने इनवाइट किया बी को अपने बेटे की शादी के लिए, बी ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ओनली क्या एक एग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कल को अगर मान लो बी नहीं आया तो ऐसा नहीं कि ए उसके खिलाफ केस कर देगा, तो ये एग्रीमेंट है बट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। आगे, एग्रीमेंट टू डू एन अनलॉफुल, इमोरल और इलीगल एक्ट लाइक स्मगलिंग, मर्डरिंग ए पर्सन कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसके लिए अगर मैंने आपको सुपारी दे दी और मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, ये मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए और मैंने आपको बोला कि एक काम करो, ए को जाके थप्पड़ मार देना, ठीक है, कल को आपने पैसे ले लिए और आपने ए को थप्पड़ नहीं मारा, तो मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि देखो जी मैंने तो इनको पैसे दिए थे और ये बोलता थप्पड़ मारो, इन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, चलो इनको बाउंड करो कि ये थप्पड़ मार के, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या बोलता है? एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है कोई अनलॉफुल काम के लिए, इमोरल काम के लिए, इलीगल एक्ट के लिए, लाइक स्मगलिंग हो गया, मर्डरिंग ए पर्सन हो गया, तो ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। और आगे, ऑल्सो सर्टेन एग्रीमेंट आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो शुरू से ही क्या होता है? वॉइड होते हैं, ठीक है, या अनएनफोर्सिबल होते हैं। एग्जांपल, एग्रीमेंट टू बैट, बैटिंग करना, शर्त लगाना, ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है? शुरू से ही क्या है? आपके वॉइड है, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। तो हेंस इसलिए बोल रहे हैं ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एग्रीमेंट
होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्या बोलते हैं, द टर्म एग्रीमेंट हैज ए वाइडर स्कोप। एग्रीमेंट का जो स्कोप है बहुत ही क्या है, वाइडर है देन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि ये तो है आपके एग्रीमेंट, ये है मान लो 100 और ये है जी इसके अंदर आपके हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मान लो 70, तो 30 अभी भी जो रह गए ना ये ओनली एग्रीमेंट ही है, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि एग्रीमेंट का जो स्कोप है बहुत ही क्या वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो छोटा और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का पार्ट है। ओनली दोज एग्रीमेंट, सिर्फ वही एग्रीमेंट जिसके बदले में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वही क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वही क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्ट्रैक्ट की कहानी। एक बार देखो, मैंने यहां पे कुछ बोला था आपको, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा प्रॉमिस को, और प्रॉमिस के लिए पढ़ना पड़ेगा ऑफर को। तो सबसे पहले अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, उसके लिए एक अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं आपके लिए कोई काम करने के लिए तैयार हूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफर। जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो क्या बनेगा, प्रॉमिस। ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बनेगा, प्रॉमिस। अगर मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने भी मेरे को जो है वो क्या किया, एक प्रॉमिस कर लिया। मैंने आपको बोला मैं आपको फोन देने के लिए तैयार हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और आपने मुझे बोला कि मैं भी तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो बनेगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बदले में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस और हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे, जब दो प्रॉमिस हो जाए, ठीक है ना, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। तो ये जो कंसिडरेशन है ये क्या होता है, ये दूसरा प्रॉमिस जो आपने मेरे साथ में किया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंसिडरेशन। ठीक है ना, मैंने आपको बोला मैं आपको फोन दूंगा, आप बोले ठीक है मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, तो आपने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया 50,000 रुपए देने का, तो पहली बात तो ये 50,000 रुपए इसमें होना था कंसिडरेशन, और जब प्रॉमिस के बदले में एक दूसरा प्रॉमिस भी किया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, मतलब एक प्रॉमिस तो मैंने किया, आई एम द प्रोमिसर, यू आर द प्रोमिसी, और अगर प्रोमिसी के द्वारा भी कोई प्रॉमिस किया जाता है तो वो बन जाएगा क्या, एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां से जो है वो क्या अपने को पता चला कि एग्रीमेंट टर्म उसका स्कोप बहुत वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट उसका ओनली पार्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही एग्रीमेंट आते हैं विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ओके, बोलो जी सर। चलो अब आएगा जी अपना नया टॉपिक जिसका नाम है असेंशियल एलिमेंट। एक वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, तो इसको डील करते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 जो वो क्या बोलता है, सारे के सारे जो एग्रीमेंट है, all agreement are a contract if they are made with the free consent of party competent to contract for a lawful concession and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो बोलता है अगर, बोलता है जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं अगर वो void ना हो तो। अब किस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे, या एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल फीचर होने चाहिए, अब उनको पढ़ना है। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार बनता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, एक वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मेन चीज क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब मैंने अगर आपसे प्रॉमिस किया तो आप भी मेरे से प्रॉमिस करो, तो क्या बोलते हैं, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी। दो पार्टी के बीच में क्या, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल है और उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया विद लीगल एनफोर्सिबिलिटी, तो वो क्या बनेगा आपका एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहले तो क्या होना चाहिए, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर होना चाहिए, पहला तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता हो, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सोशल तरीके से किया गया, कोई भी एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट किया गया, मैंने आपको इनवाइट किया मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, आ जाना, आप बोले ठीक है आ जाऊंगा, आप कल को नहीं आए तो मैं क्या केस कर सकता हूं क्या, नहीं। तो क्या एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ क्या, नहीं। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, एन एग्रीमेंट जो है ऑफ प्योरली डोमेस्टिक या सोशल नेचर का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन बाय बोथ द पार्टी टू लीगली बाउंड, बल्कि दोनों पार्टी की क्या इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाउंड करेंगे। मैं आपको बाउंड कर रहा हूं कि आप मुझे पैसे दोगे, और आप मुझे बाउंड करो कि मैं आपको क्या दूंगा, फोन दूंगा। तो इसको बोलते हैं हमारे दोनों के बीच में क्या है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ हुआ है। एग्जांपल, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी वाइफ को जो है वो हाउस होल्ड अलाउंस देगा 5,000 रुपए, घर चलाने के लिए वो 5,000 रुपए देगा हर महीने। लेटर बाद में क्या हुआ, पार्टी जो है वो क्या होगी, सेपरेट होगी, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए, और हस्बैंड जो है अब वो पेमेंट नहीं करता। तो वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई मेरे को तो हस्बैंड ने बोला था हर महीने 5,000 रुपए देगा घर चलाने के लिए। तो यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि सच एग्रीमेंट वर आउटसाइड द रियलम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। इसका मतलब अब हस्बैंड वाइफ जो है हस्बैंड को बाउंड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो पहली एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या था, एग्रीमेंट होना चाहिए। और दूसरा, एक लीगल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करता हो। तीसरा, कंसेंसस एड आइटम, इसका मतलब मीटिंग ऑफ माइंड। जिस वे में मैंने अगर आपको बोला कि मैं आपको ये फोन दूंगा, ठीक है, तो आपको मैंने अगर आपको बोला कि मैं आपको फोन दूंगा, अब फोन तो कोई भी हो सकता है, फोन तो ये भी हो सकता है, फोन ये भी हो सकता है,
ठीक है ना। अब ये है वो वन प्लस का, ये है एप्पल का, मेरे पास 2 फोन थे। ओके, अब मैंने आपको बोला मैं फोन दूंगा, आपने समझा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं और मैंने सोचा था कि मैं ये दूंगा, तो क्या हमारे माइंड मैप हुए क्या? नहीं। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या? मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर मैं ये सोच रहा हूं मैं आपको ये दूंगा, तो आप भी यही सोच रहे हो कि मैं आपको यही वाला फोन देने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड। इसका मतलब कंसेंसस एट आइटम होना चाहिए। देयर मे बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देयर ऑफ बट स्टिल नो एग्रीमेंट। ऐसा हो सकता है कि ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक्सेप्टेंस भी है, ऑफर भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट नहीं है, बिकॉज द पार्टीज डू नॉट एग्री, क्योंकि पार्टी एग्री नहीं हुई टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। एग्जांपल, अरुण के पास में 2 बाइक थी, एक थी हीरो होंडा और एक थी बजाज पल्सर। उसने ऑफर किया पल्सर, ठीक है, अरुण ने ऑफर कर दी पल्सर, बट विदाउट मेंशनिंग द मेक। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं पल्सर देने हो, बस ये बोला कि मैं आपको बाइक बेचूंगा, ठीक है। बल्लू, उसने ये सोचा कि अरुण जो है वो बेच रहे क्या? हीरो होंडा, जबकि अरुण क्या बेचने की सोच रहा था? पल्सर, ठीक है। और उसने इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट इज ऑफर, दिस कैन नॉट कंसीडर एन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। अरुण सोच रहा है कि मैं पल्सर बेचूंगा, जबकि उसने क्या, बल्लू ने क्या सोचा कि वो क्या बेचने वाला है? हीरो होंडा बेचने वाला है। तो यहां पे कंसेंसस एट आइटम नहीं हुआ, बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। दोनों पर्सन एक ही तरीके से सोच, दोनों की सोच मैच होनी चाहिए। आगे, फ्री कंसेंट। अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको फोन दे रहा हूं, आपका मन नहीं था और मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने आपको धमकाया, बहुत ज्यादा मारा पीटा आपको, ठीक है, और मैंने बोला हाँ भरो कि तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे, आपने हाँ भर दी, ठीक है सर दे देंगे 50,000 रुपए। अब ये बताओ, आपकी जो मैंने कंसेंट ली है, क्या वो कंसेंट फ्री है? पहले ये बताओ। मैंने आपको बोला कि मैं आपको फोन बेचूंगा 50,000 का, आपने मना किया नहीं सर मैं 50,000 रुपए का ये तो नहीं लूंगा, और मैंने आपको खींच के थप्पड़ मारा और मैंने आपको लिटा दिया बिल्कुल मार मार के। मैंने कहा हाँ भरो कि तुम मुझसे 50,000 रुपए ये फोन लोगे, आप बोले ठीक है सर ले लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपसे एक्सेप्टेंस मैंने लिया, क्या वो एक्सेप्टेंस फ्री था? क्या आपने अपनी मर्जी से दिया या आपसे फोर्सफुली एक्सेप्टेंस लिया गया? फोर्सफुली लिया गया। तो ये जब जो है ये जो कंसेंट मैंने आपसे लिया ये फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जो वो क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसका मतलब कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। हेंस कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और कोर्शन। इसका मतलब ये है कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट लेने के लिए मैंने ना तो कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की हो, ना मैंने कोई फ्रॉड किया हो, ना मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हो, ना मैंने कोई मिस्टेक करी हो, ना ही वो कोर्शन किया हो, कोई भी दबाव डालो, ठीक है। इनको आगे प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है। आगे, कंपिटेंस टू कॉन्टैक्ट। मैंने कॉन्टैक्ट किया आपसे और आपकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं हो, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट कब होगे? जब आपकी उम्र 18 साल होगी, ठीक है। और मैंने आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया और मैंने आपसे हाँ भरवा ली। आप तो बच्चे थे, आप में दिमाग इतना नहीं था, आप तो बहुत छोटे थे, और मैंने बोला मैं तुम्हें ये फोन दूंगा और मैं तुम्हें 5 लाख का दूंगा। आप बोले ठीक है मुझे दे देना 5 लाख का। अब कल को मैं आपको बोला लो 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें फोन दे रहा हूं। अब आपने अगर कल को मना कर दोगे तो मैं कोर्ट में जाके अगर मैं बोलता हूं कि इन्होंने मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया था कि मैं 5 लाख में फोन बेचूंगा, कोर्ट ने आपको बुलाया, कोर्ट बोला ये तो बच्चे है, ये तो कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या, ये बच्चा तो कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट ही नहीं है। अगर ये कंपिटेंट ही नहीं है तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? दोनों पार्टी क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए। तो क्या बोलता है? पार्टी शुड बी कंपिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड मेक इट लीगली एनफोर्सेबल। एक पर्सन को कंपिटेंट कब बोलेंगे? पहली बात तो वो क्या हो? मेजर हो, 18 साल से ऊपर का हो। दूसरा साउंड माइंड का हो, मतलब बावला बूला ना हो, एंड नो डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो। आगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो लॉफुल कंसिडरेशन के बदले होना चाहिए। मैंने आपको बोला ये फोन ले लो, ये फोन आपको मैं दूंगा, आप बोले बदले में, मैंने कहा बदले में काम करना, मिस्टर ए को गाड़ी से ठोक देना। अब ये बताओ जो कंसिडरेशन है क्या वो लॉफुल है? बताओ क्या कंसिडरेशन लॉफुल है या वो अनलॉफुल है? क्या कानून की नजरों में गाड़ी से ठोकना सही है या गलत है? गलत है। तो इसका मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल। तो बोलता है कंसिडरेशन क्या होता है? प्राइस होता है फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बोट और ऑब्टेन। देयर शुड बी सम लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी इन कंसिडरेशन कैश भी हो सकता है या काइंड भी हो सकता है। मोरओवर इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी।
तो कंसिडरेशन जो वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये दिया और मैंने बोला बदले में, आप बोले बदले में ये आपने ये कहा मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के ला दूंगा सर, मैं आपके लिए चांद ले आऊंगा। अब ये बताओ पहले, चांद लेके आना क्या ये रियल है या इल्यूजरी है? इल्यूजरी है, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। और अगर ये कंसिडरेशन ही सही नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ओके, व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन इट विल बी ए बेयर प्रॉमिस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ में, उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा कानून की नजरों में ठीक होना चाहिए। मैंने आज जैसे वही एग्जांपल मैंने आपको बोला, मैं आपको फोन दूंगा बदले में, और बदले में तुम एक काम करना, मिस्टर ए को गाड़ी से ठोक देना। ये बात सही है लॉ की नजरों में या ये गलत है? गलत है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल एंड लीगल। कंसिडरेशन को अनलॉफुल तब बोलेंगे अगर वो लोन, मतलब कोई ऐसा काम है जिसके लिए लोन मनाही कर रखी है, या वो इस तरीके का है अगर उसको परमिट कर दिया तो उससे कानून खत्म हो जाएगा, या अगर जो कंसिडरेशन है वो धोखाधड़ी वाला है, या अगर उस कंसिडरेशन में दूसरे पर्सन को इंजर्ड करने की बात की गई है, या अगर कोर्ट ने उस काम को इमोरल घोषित कर दिया, अनैतिक घोषित कर दिया, या वो जो काम है वो अपोज्ड है टू द पब्लिक पॉलिसी, तो हम इसको बोल देंगे कि भैया जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? अनलॉफुल है। और अगर वो अनलॉफुल है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। आगे, नोट डिक्लेयर्ड वॉइड, जो एग्रीमेंट है वो कानून की नजरों में वॉइड नहीं होना चाहिए। एन एग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ। सर्टेन एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड इलीगल और वॉइड बाय द लॉ, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब नोट डिक्लेयर्ड वॉइड, वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, और वो कानून की नजरों में एनफोर्सेबल होना चाहिए। आगे, सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, इसका मतलब ये है द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो भी एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर जो भी बात की गई है वो सब क्या? सर्टेन है। ठीक है, मतलब पता होनी चाहिए। ओके, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। इसका मतलब ये बोल देना, जैसे एक पर्सन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि तुम मुझे 500 रुपए दो और मैं बदले में तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा तोड़ के, तो क्या ये चीज सर्टेन है कि वो चांद तारे ला सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या? सर्टेनिटी होना चाहिए मीनिंग का। ओके, हाँ, वो ये बोलता कि तुम मुझे 500 रुपए दो और मैं बदले में तुम्हें हॉट डॉग खिलाऊंगा, मैं बदले में तुम्हें पेटिस खिलाऊंगा, तो ये चीज सर्टेन है क्या? यस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इफ नोट, द एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। और अगर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है तो फिर वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आगे, पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, मैंने आपको बोला मैं आपको 500 रुपए दूंगा और बदले में एक काम करो, तुम जो है वो एग्जांपल मान लो 500 किलोमीटर तक जो है तुम दौड़ते दौड़ते जान, जहां भी रुक गए तो मैं तुमसे जो है वो तुम्हें 500 रुपए नहीं दूंगा। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तुम्हें 500 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप क्वेश्चन ये है क्या ये परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी है? बताओ, 500 किलोमीटर लगातार दौड़ना क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो इसका मतलब फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा काम है जो इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब एग्रीमेंट ही नहीं है वो। आगे, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी, एग्रीमेंट करने के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो क्या होना चाहिए? जो भी फॉर्मेलिटी आपने सारी पूरी कर दी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट पहली बात तो मे भी कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, अगर मान लो लोगों ने ये बोला कि अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये रिटर्न में लेना है, तो इसका मतलब आपने उसको रिटर्न में ले लिया हो। ठीक है, तो बोलते हैं वेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होना चाहिए कि वो राइटिंग में भी हो और रजिस्टर्ड भी हो। अगर कानून ने पहले बोल दिया था, मान लो कानून ने बोल दिया कि अगर आप कभी भी फोन परचेस करोगे तो फोन परचेस करने का जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे फोन परचेस कर रहा हूं और कोई एग्रीमेंट हमारा ऐसा हो रहा है तो वो रिटर्न में ही होगा। अगर वो रिटर्न में नहीं है तो इसका मतलब फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो क्या बोलता है? वेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, इट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटी एज टू राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टेशन। अगर लीगल फॉर्मेलिटी आपने पूरी नहीं करी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ओके, बोलो जी सर। तो ये सब एलिमेंट है किसके? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। एक बार आप दोबारा देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है आपका? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। तीसरा जो है वो क्या? कंसेंसस एड आइटम, इसका मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, मेरी और आपकी सोच मैच करती हो। चौथा, जो आपसे मैं सहमति लूंगा वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब आपसे जो मैं सहमति ले रहा हूं वो किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। फिर दोनों पार्टी जो है वो कंपिटेंट भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट भी हो। फिर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में अनलॉफुल ना हो। फिर ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल होना चाहिए। फिर जो भी एग्रीमेंट हुआ वो वॉइड ना हो।
आगे जो मीनिंग है उसकी क्या सर्टेनिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट किस रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। आगे परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इम्पॉसिबल काम के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो भी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी आपने वो सारी पूरी कर ली। ओके अगर ये सब चीजें जो है वो होती हैं, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सब चीजें हैं तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ओके बोलो जी सर। आप कुछ छोटे मोटे से एक टॉपिक हो रहे हैं उनको करते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोलो वैलिड क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें सारे एसेंशियल फीचर है। तो क्या बोलते हैं, दिस हैज ऑल द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या वैलिड। वॉइड क्या होता है, दिस इज डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोल देंगे हम लोग क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल वो है जो किसी एक पार्टी के, अगर एक पार्टी चाहे तो उसको वैलिड भी कर सकती है और वो अगर चाहे तो उसको वॉइड भी कर सकती है, इसको बोलेंगे वॉइडेबल। एग्जांपल, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़ेगा। एन एक पर्सन था, उसने के से एक्सेप्टेंस ले ली फ्रॉड से, फ्रॉड करके, और के से क्या ले ली एक्सेप्टेंस ली, और के को पता चल गया कि भाई इसने तो फ्रॉड से मेरी एक्सेप्टेंस ली है। तो अगर के चाहे तो उस एग्रीमेंट को आगे भी कैरी ऑन कर सकते हैं, और अगर के चाहे तो उस एग्रीमेंट को वॉइड भी करार दे सकता है। तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकती है और वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकती है, उसको बोलते हैं वॉइडेबल। तो वॉइडेबल का मतलब दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। जैसे अपने एग्जांपल में क्या है, एन एक पर्सन था, उसने के से एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या ले ली, एक्सेप्टेंस ली, लेकिन कैसे ली, फ्रॉड से। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड एट के इंस्टेंस बट नॉट बाय एन। तो अगर के चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइड भी करार कर सकता है, और के अगर चाहे तो वो इसको वैलिड भी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या वॉइडेबल। क्या बोलेंगे वॉइडेबल, जो किसी एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो कानून ने मना कर दिया, कोई ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कानून में मनाही है। मैंने आपको कहा कि भाई ए को ठोक देना गाड़ी से, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, कानून में मनाही है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इलीगल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दिस इज गुड इन सब्सटेंस बट सफर फ्रॉम सम टेक्निकल डिफेक्ट, इसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द एग्रीमेंट इज नॉट इन रिटन फॉर्म बैड बाय द लिमिटेशन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनएनफोर्सेबल। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन ये बोला गया था इस फोन को, मतलब पूरे इंडिया में जब कभी फोन बिकेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कैसा, लिखित में। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा मैं आपको फोन बेचूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट आ गया उसमें। वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है वो ठीक है, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट क्या है कि हमने जो एग्रीमेंट किया ना यार वो रिटर्न में नहीं था, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या अनएनफोर्सेबल। जब तक वो रिटर्न नहीं होगा तब तक आप उसको जो है वो एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। इसके अलावा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टी के बीच में, और वो कैसे हुआ, वर्ड्स या तो बोल के या लिख करके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या एक्सप्रेस। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन। इंप्लाइड क्या होता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में नहीं हुआ लेकिन फिर भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल मान लो, अगर मान लो आपके होम एड्रेस पे बाय मिस्टेक किसी ने आईफोन भेज दिया, वो मान लो आपका घर का एड्रेस है 219 और मेरा है 220, ठीक है, गलती से मेरे घर पे आना, मैंने ऑर्डर किया था ये आईफोन, लेकिन गलती से आपके एड्रेस पे आ गया, ठीक है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे बीच में ऐसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने तो मंगाया नहीं था, तो अब हमारे बीच में कॉन्टैक्ट हो गया क्या, कि अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप ये मुझे दोगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब क्या, दिस इंप्लाइज ए कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज नेवर इंटेंड। हम दोनों ने मिलकर के कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। मैंने आपको नहीं बोला था कि अगर मेरा आईफोन आपके घर पे आएगा तो आप मुझे दे देना, नहीं, लेकिन वेयर ए प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, तो प्रॉमिस को बोलेंगे क्या इंप्लाइड। एग्जांपल समझो, एक कंसाइनमेंट था, मान लो एक फोन था, इज डिलीवर्ड एट द रॉन्ग प्लेस, वो डिलीवर्ड हो गया आपको 219 पे। देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन, तो एक इंप्लाइड कंडीशन है कि आपने अगर इसको रिसीव किया ना, अगर आपने इसको रिसीव किया तो आप इसको क्या करोगे, रिटर्न करोगे, वापस दोगे। अब वापस देने का क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं, लेकिन ये एक क्या है, एक कानून की नजरों में क्या है कि अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी डिलीवर्ड टू द इंटेंडेड कंसाइनी, ताकि वो 220 वाले को दिया जा सके। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इंप्लाइड। एक होता है टेसिट। टेसिट का मतलब जो है वो क्या, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी। जब आपने कोई
कोई काम किया और ये मान लिया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया, जैसे रास्ते में ऑटो जा रहा था और आप ऑटो के अंदर बैठ गए, तो मान लिया जाएगा कि आपका और ऑटो वाले का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप जो है अगर ऑटो वाला अब आपको आगे छोड़ेगा तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेसिट। क्या बोलेंगे, टेसिट। जैसे आप गोलगप्पे वाले पे गए और आपने कहा भैया गोलगप्पे खिला दे, ठीक है, या आप गोलगप्पे वाले पे गए और उसने आपको गोलगप्पे खिलाना शुरू कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, आपने एटीएम से अगर एटीएम गए और वहां से कैश विड्रॉ किया तो वो कैश अपने आप आपके खाते से कट जाएगा। या आपने सेल हुआ बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल हुई और जैसे ही हथौड़ा मारा गया तो सेल कंप्लीट मान ली जाएंगी, इसको बोलते हैं टेसिट। क्या बोलेंगे, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। और आज का लास्ट टॉपिक, एक होता है एग्जीक्यूटेड। अगर दोनों पार्टी ने अपने अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दिया है तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो चुका है। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन होली परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूटेड, इसको बोलेंगे क्या, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी क्या, जिसके अंदर एक पार्टी ने मान लो अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, दूसरी ने अभी करनी है। जैसे मान लो मैंने आपको फोन दिया और आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए, तो ये तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको फोन दिया, आपने भी 50,000 रुपए मुझे देने हैं, तो मेरी तरफ से एक परफॉर्मेंस तो कंप्लीट हो गई है, बट आपने भी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं किया, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज पार्शियली परफॉर्म्ड, या तो पार्शियली पूरी हुई है या पूरी की पूरी अभी अनपरफॉर्म्ड है, ठीक है ना, जिसको जो फ्यूचर में परफॉर्म होनी है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल क्या होता है, जब एक पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, उसको बोलेंगे क्या, यूनिलेटरल। और एक होता है कौन सा, बाइलेटरल, जब दोनों पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और दोनों की अभी आउटस्टैंडिंग है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑब्लिगेशन और द प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। ओके, बोलो जी सर। चलो एक काम करो, इतना ही जो है वो आप कंप्लीट कीजिए एक बार, ठीक है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो वो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो एक्ट में कितने सेक्शन है, ये एक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड है। फिर हमने देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हम देखा कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के लिए पढ़ना पड़ेगा क्या, ऑफर को। तो अगर कोई ऑफर या प्रपोजल सिलेक्ट होता है तो वो क्या बन जाएगा, कोई ऑफर है और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ अगर कंसीडरेशन तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, ये हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि एक जो वैलिड वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, तो उसके अंदर ये सब होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता हो, कंसेंसस एडाइडम होना चाहिए, इसका मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी एग्रीमेंट है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एंड जो भी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी है आपने उसको पूरा कर लिया हो। इसके अलावा फिर हमने कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, एनफोर्सिबिलिटी के बेस पर जो है हमने पढ़े हैं कितने, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। फिर फॉर्मेशन के बेस पर हमने जो है पढ़े एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है इंप्लाइड और एक होता है कौन सा, टेसिट। और फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़े परफॉर्मेंस के बेस पर, एक है एग्जीक्यूटेड जिसमें दोनों पार्टी ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, एक है एग्जीक्यूटरी जिसमें या तो एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया दूसरे का पेंडिंग है या अभी दोनों का पेंडिंग है, एक है यूनिलेटरल जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टी की ही ऑब्लिगेशन बनती है, और एक है बाइलेटरल जिसमें दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन बनती है और दोनों ने अभी अपना काम पूरा करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइलेटरल। ओके जी सर। चलो ये हो गया अपना फर्स्ट लेक्चर जो अपनी लीगल एस्पेक्ट और बिजनेस की बुक है, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया तरीके से जो है वो करो। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, पहले उनको पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक करते हैं आगे। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताना। बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं दिसंबर 2024 वाला, तो उसके लिए नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।